हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर का जो स्कोप है आप लोग का चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर जिसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसे हिंदी में बाल विकास कहा जाता है, इसके पेपर 2 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आरंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा। ठीक है, या फिर आरंभिक बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा। ठीक है, इसके देखिए आप लोग इसे शॉर्टकट में ईसीसीई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग डेली ही क्वेश्चन पेपर अपने यानी कि सॉल्व कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और लॉन्ग में से ही आप सभी लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी निकल करके आ जाएंगे, और वेरी शॉर्ट भी। ठीक है, बशर्ते क्या है, आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अंतर्गत हमें कैसे लिखना है, क्या हेडिंग्स डालनी है, ठीक है, कब क्या कैसे करना है। ओके, तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना है, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए हमारे। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी वीडियो की लिंक वगैरह होती है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ भी होता है, तो मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड करती हूँ। ठीक है, जैसे कि किसी भी पेपर का पीडीएफ हो गया, सिलेबस का पीडीएफ हो गया, ये सब हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड करते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा फ्रेंड्स, वो हम इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप लोगों को। ओके, और हाँ, एक चीज़ और, काफ़ी लोग बोल रहे हैं मैम पीडीएफ के लिए, ठीक है, कि मैम पीडीएफ दे दीजिए। तो देखिए पीडीएफ में क्या है कि कुछ कुछ जो टाइपिंग है वो गलत हो गया। ठीक है, इसकी वजह से हम आप लोगों को पीडीएफ नहीं दे सकते, आप लोगों को खुद भी नोट्स बनाने होंगे, और जब आप लोग खुद नोट्स बनाएंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग नोट्स खुद से बनाइए। चलिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग, यानी कि हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का। ठीक है, पेपर 1 की क्लास चल गई है। ठीक है, यानी कि क्लास खत्म हो गई है, वो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। पेपर 2 की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं विकास की दृष्टि से बालकों के खेल की विशेषताएं बताइए। यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की बच्चे हैं, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था कितने एज तक होते हैं, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि प्रारंभिक बाल्यकाल की जो आयु होती है वो कितनी होती है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसकी देखभाल एवं बालक की दृष्टि से जो बालक के खेल की विशेषताएं हैं इसके बारे में बताना है। और सेकंड, यानी कि इसी क्वेश्चंस को आप लोग को एक तरह से और पूछ सकता है कि प्रारंभिक बाल्यकाल में बालकों के खेल के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, या फिर विशेषताओं को बताना है और बालकों के खेल को प्रकारों को बताना है, अथवा करके ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे, और आंसर में सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे बालकों के खेल की विशेषताएं। ठीक है, यानी कि जो बालक के खेल की विशेषताएं हैं वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका यानी कि पॉइंट होगा, हेडिंग होगा। ठीक है, कि बालक अपनी इच्छा अनुसार खेलता है। ठीक है, सबसे पहले जो बालक के खेल की विशेषताएं हैं उसका पहला हेडिंग होगा, बालक अपनी इच्छा अनुसार खेलता है। ठीक है, इसमें क्या आप लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं कि जो छोटे बालक हैं उनके खेल में स्वतंत्रता का अंश अधिक होता है। वह जब चाहता है तब खेलता है, जहाँ चाहता है वहीं खेलता है, और जो खिलौने उसे पसंद है उन्हीं से खेलता है। ठीक है, जो खिलौने उसे पसंद होता है उन्हीं से खेलता है, उसके लिए खेल संबंधी विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल में स्वतंत्रता का अंश अधिक होता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से वो खेलते हैं, यानी कि जब वो चाहता है तब खेलने लगता है। ठीक है, जहाँ चाहता है वहां खेलने लगता है, जो भी खिलौने उसे पसंद है उसी से वो खेलता है, जो खिलौने उसे पसंद नहीं होते हैं उससे वो नहीं खेलता है। ठीक है, आगे है कि कभी-कभी वह खिलौने के स्थान पर वयस्कों की वस्तुओं से खेलता है। ठीक है? यहाँ पर खेलना है नहीं होगा, यहाँ पर खेलता है होगा। ठीक है? और आगे है कि 6 मास की, ठीक है? यानी कि जब बच्चा 6 मास की सुवच्चा होता है, ठीक है? 6 मास की सुवच्चा कभी-कभी तकिए से अथवा अपनी माँ की चप्पल के साथ ही खेलने लग जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। जब वो 6 महीने का बच्चा होता है, तो वो तकिए से खेलता है, अपनी माँ की चप्पल से, माँ की वस्तुओं के साथ खेलने लगता है, ठीक है? और बालकों को खेलने के लिए किसी विशेष प्रकार की वेशभूषा की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो बालक होते हैं उनको खेलने के लिए किसी भी प्रकार की वेशभूषा यानी कि कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आगे है कि कभी कभी बच्चे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने, मिट्टी में खेलने और कई बार नग्न अवस्था में ही खेलने दौड़ने लगते हैं। यानी कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन करके मिट्टी में खेलने लगते हैं, और कई बार तो वो नग्न अवस्था में ही, यानी कि बिन वस्त्र के ही वो खेलने के लिए दौड़ जाते हैं। ठीक है, और खेलने के लिए समय और स्थान का कोई बंधन बालक को मान्य नहीं है। यानी कि जो उस खेलने के लिए उसका समय है या फिर स्थान है, उसको बंधन नहीं है। ठीक है, यानी कि वो बंधन मुक्त है, वो कहीं भी
किसी भी समय खेल सकता है, किसी भी स्थान पर खेल सकता है। ओके। आगे है कि आयु वृद्धि के साथ-साथ बालकों के खेल में औपचारिकता का अंश बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे-जैसे धीरे-धीरे बच्चे की जो आयु वृद्धि बढ़ने लगती है, वो धीरे-धीरे वो औपचारिक खेलों का अंश उसके अंदर बढ़ता जाता है, ठीक है? यानी कि वो औपचारिक रूप से खेलने लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट यानी कि हो गया आप लोगों का, बालक जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार खेलता है, वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस वस्तु से उस यानी कि जिस वस्तु यानी कि जो वस्तु उसको पसंद है उसी वस्तु के साथ वो खेलता है। तो ये आपकी बालक अपनी इच्छा के अनुसार खेलता है, इसके अंतर्गत हो गया बालक के खेल की विशेषताएँ, ठीक है? देखिए सेकंड पॉइंट है आप लोगों का कि आयु वृद्धि के साथ-साथ बालकों के खेल में शारीरिक क्रियाओं की कमी आ जाती है। यानी कि जो आयु है, ठीक है? उसकी वृद्धि के साथ-साथ जो बालकों के खेल में शारीरिक क्रियाएँ हैं, उसमें कमी आ जाती है। इसमें देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि छोटे बालकों के खेल में शारीरिक क्रियाओं की प्रधानता रहती है, ठीक है? जरसील्ड का कथन है कि प्रथम 3 कक्षाओं के बालक यानी कि 1, 2, 3 कक्षाओं के बालक ऐसे खेल पसंद करते हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में क्रियाशीलता हो। यानी कि जो 1, 2, 3 ठीक है? 1, 2, 3 क्लास के बच्चे होते हैं प्रथम, वो ऐसे खेल पसंद करते हैं जिनमें क्रियाशीलता होती है, यानी कि जो बच्चा खुद करके खेलता है, ठीक है? उसमें क्रियाशीलता होती है। और चौथी से 8वीं कक्षाओं में बालक भिन्न-भिन्न प्रकार के खेलों को पसंद करते हैं और खेल के अतिरिक्त वे संगीत, चलचित्र, वाचन तथा नभवाड़ी के कार्यक्रमों में भी रुचि लेते हैं, ठीक है? यानी कि जो आयु होती है बालक की, वो वृद्धि के साथ-साथ जो खेल है, ठीक है? बालकों के खेल है, उसमें शारीरिक क्रियाओं में कमी आ जाती है। यानी कि जैसे कि 1, 2, 3 क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, उसमें वो ज़्यादा क्रियाशीलता वाला कार्य करता है, खेल खेलता है, ठीक है? जिसमें बच्चा को कुछ करके खेलना हो, ठीक है? जैसे हमने आपको बताया था कि करके सीखना होता है, उसी के अनुसार बच्चे जो है करके खेलते हैं, ठीक है? यानी कि खुद से कोई नियम रूल बनाएँगे, ठीक है? उसी के अनुसार खेलेंगे और जैसे ही वो चौथी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास में जाएगा, उसमें वो भिन्न-भिन्न खेलों को पसंद करते हैं, उसमें धीरे-धीरे उसकी जो क्रियाशीलता होती है, वो कम होती जाती है, ठीक है? और उसमें जो बच्चा होते हैं, उसके अतिरिक्त यानी कि खेल के अतिरिक्त संगीत हो गया, टीवी वगैरह, चलचित्र हो गया, ठीक है? वाचन हो गया, नभवाड़ी हो गया, इन सभी कार्यक्रमों में वो रुचि लेते हैं, ठीक है? तो ये आपका ये सेकंड पॉइंट था, आयु वृद्धि के साथ-साथ बालकों के खेल में शारीरिक विकास में कमी आ जाती है, ठीक है? और थर्ड पॉइंट है आपका, बालक के खेल का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। थर्ड पॉइंट है आपका, बालक के खेल की विशेषताएं में कि जो बालक के खेल है उसका एक निश्चित प्रतिरूप होता है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि बालक का संबंध किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय से क्यों न हो, उसके खेल की एक निश्चित धारा होती है। शुरू शुरू में बालक की ज्ञानेंद्रियां की गतिविधि, हाथ पांव मारना, ठीक है? यानी कि जब शुरू-शुरू में जो बालक होता है उसकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उसकी गतिविधियाँ होती हैं, उसमें हाथ-पाँव मारना, ठीक है? आदि यही सब उसका खेल होता है स्टार्टिंग में, ठीक है? हाथ-पैर मारना उसका खेल होता है। जैसे-जैसे बालक में 1 मिनट देखिए, जैसे-जैसे बालक में बुद्धि का विकास होता जाता है, वैसे-वैसे उसके खेल में भी गहनता आती जाती है। यानी कि जैसे-जैसे आपका आईक्यू लेवल तेज होगा, ठीक है? बुद्धि का विकास होगा, उसमें क्या होगा, खेल की भी जो गहनता होती है, खेल को एक गहन तरीके से आ जाती है, यानी कि गहनता के तरीके से वो खेलने लगता है, ठीक है? आगे है कि 4-5 की आयु 4-5 के मास की आयु से ही शिशु खिलौने से खेलने लगता है। यानी कि जब बच्चा 4-5 महीने का होता है तभी वो खिलौने से खेलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? आगे है कि खिलौने से खेलने की जो चरम सीमा होती है, जो वो 6 से लेकर के 8 वर्ष की आयु में आती है। यानी कि जो खिलौने से खेलने की जो चरम सीमा होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है? वो 6 से लेकर के 8 वर्ष की आयु में आती है। जब बालक पाठशाला में जाता है तब उसकी खेल संबंधी रुचियों में अंतर आना शुरू हो जाता है। यानी कि जब बालक स्कूल जाना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है? तब उसकी जो खेल संबंधी रुचियाँ होती हैं उसमें अंतर आना शुरू हो जाते हैं। आगे है कि पाठशाला में आने के उपरांत प्रारंभ में बालक वह खेल पसंद करता है जिसमें खूब दौड़ना भागना पड़े। यानी कि जब वो स्टार्टिंग में जब वो स्कूल में जाता है बच्चा, तो सबसे पहले वो वह खेल को पसंद करता है जिसमें वो खूब दौड़ दौड़ करके खेले, भाग करके खेले, ठीक है? उछलना कूदना, इस प्रकार के खेल में वो ज़्यादा भागीदारी रहता है। आगे है कि कुछ समय के पश्चात वह उन खेलों को पसंद करता है जिनमें नियम निष्ठता पाए जाते हैं, ठीक है? यदि आप लोग कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़े होंगे ना, तो उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है? आप लोग भले ही पीजी कर रहे हैं, लेकिन जितने भी सिद्धांत है ये आप लोगों को बेसिकली एकदम गहनता से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं विकास के, ये सब आप लोगों को हमेशा के लिए लर्न होने चाहिए, ठीक है? तो कहीं से भी कहीं कभी भी आपको नोट्स वगैरह मिले बाल विकास का, तो आप लोग ज़रूर पढ़ाई किया करिए।
इसमें है आगे कि संलग्न का कथन है कि ऋतु आदि का प्रभाव भी बालक के खेल पर पड़ता है। वह भिन्न भिन्न प्रऋतुओं में भिन्न भिन्न खेल खेलता है। वर्षा ऋतु में ऐसे खेल खेले जाते हैं जो घर के भीतर खेले जा सके, और ग्रीष्म तथा शरद ऋतु में वह घर के बाहर मैदान में खेलता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यानी कि बात कही गई है, आपके थर्ड पॉइंट था बालकों के खेल का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, वो हाँ, ठीक है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो वो किसी भी वर्ग या फिर किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, ठीक है? लेकिन उसके जो खेल होती है वो एक निश्चित धारा के रूप में होती है, ठीक है? हाँ, ठीक है। देखिए, शुरू-शुरू में जो बालक की ज्ञानेंद्रियाँ होती है, उसमें जो गतिविधियाँ होती हैं, सबसे पहले तो वो हाथ-पाँव मारता है, ठीक है? और जब वो 4-5 महीने का हो जाता है बालक, तो वो खिलौने से खेलने लगता है, ठीक है? और जो सबसे ज़्यादा चरम पर होता है बच्चे की खेलने की आयु, वो 6 से लेकर के 8 वर्ष तक में होती है, ठीक है? और एक चीज़ और है कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले वो दौड़ने, भागने, कूदने, खेलने वाला कार्य करता है, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे क्या होता है कि जो बालक होता है, ठीक है? उसके बाद वो नियम निष्ठता उसमें पाई जाती है, जो उसको नियम रूल से खेल खेला जाता है, वो सब खेल वो धीरे-धीरे खेलने लगता है। तो इसी कथन में जो संलग्न है, ठीक है? ये संलग्न महोदय हैं, इनका कहना था कि जो ऋतु है वो आदि, यानी कि ऋतु आदि का भी प्रभाव बालक के खेल पर पड़ता है। जैसे कि देखिए, भिन्न-भिन्न ऋतुओं में जो बच्चा होता है वो अलग-अलग खेल खेलता है। जैसे जब बारिश होती है, तो बारिश के मौसम में बच्चा बाहर नहीं जाता है, बल्कि घर के अंदर जो खेल खेले जाते हैं उसी खेल को खेलता है, ठीक है? लेकिन जैसे गर्मी का मौसम होता है तो शाम के टाइम वो बाहर निकलते हैं, फील्ड मैदान में खेलते जाते हैं। ठंडी का मौसम रहता है तो दोपहर में भी बाहर निकल जाते हैं, धूप में वो खेलते हैं, ठीक है? तो ये किसका कहना है? शनलगर महोदय का कहना है, और आप इसे लिख भी सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? बहुत ही अच्छे डेफिनेशन दिया गया है और बहुत ही ईज़ी डेफिनेशन है, ठीक है? चलिए, चौथा पॉइंट इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है? देखिए, चौथा पॉइंट है आप लोगों का, आयु वृद्धि के साथ साथ बालक की खेल संबंधी क्रियाएं संख्या में कम होती जाती हैं। यानी कि जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चे की आयु वृद्धि यानी कि बढ़ती है, उसके साथ साथ जो बालक की खेल संबंधी क्रियाएं होती है वो संख्या में कम होती जाती है। देखिए, इसमें कहा गया है कौन का शब्द है, ठीक है? कौन का कथन है कि बालक 4 और 6 वर्ष की आयु के बीच सबसे कम, और 7 से 9 वर्ष की आयु के बीच से अधिक खेलता है, ठीक है? यानी कि जो बालक है, ठीक है, कौन का कहना है कि जो बालक है 4 से 6 वर्ष तक की आयु के बीच सबसे कम, और 7 से 9 वर्ष की आयु के बीच सबसे अधिक वो खेलता है, ठीक है? आगे है कि 10 और 13 वर्ष की आयु, ठीक है? 10 और 13 वर्ष की आयु के मध्य उसके खेल में पहले जैसी रुचि नहीं रहती है। तो ये किसने कहा है? ये आपके कौन महोदय ने कहा है। और इसी में ठीक है, यहाँ तक तो ये आपका हो गया ना? हाँ। अब देखिए, जो खेल संबंधी फ्रेंड्स क्रियाओं की संख्या कम हो जाने के लिए जो अधोलिखित कारण हैं वो हो सकते हैं आपके 3, ठीक है? सबसे पहले आपका हो जाता है, जैसे-जैसे आप बड़े होंगे वैसे-वैसे आपके खेल में रुचि खत्म हो जाती है और धीरे-धीरे खेलना ही बंद हो जाता है। जैसे कि कान ने कहा है कि 10 से लेकर के 13 वर्ष की आयु के मध्य उसकी खेल में पहले जैसी रुचि नहीं होती है। तो क्या-क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है? कि बच्चे में पहले की तरह रुचि नहीं है। तो पहला आपका हो जाएगा खेल के लिए कम समय मिलना। सेकंड है वयस्कों द्वारा बालकों की रुचियों तथा योग्यताओं का अवबोधन, यानी कि वयस्कों के द्वारा जो बालक की रुचि है उसकी योग्यताओं का अवबोधन समझना, ठीक है? और थर्ड है कि बालक के किसी एक खेल को अधिक समय देना, ठीक है? जो बालक होता है वो एक ही खेल को अधिक समय दे देता है, जिससे कि वो दूसरे खेल को नहीं खेल पाता है, ठीक है? तो ये सब आपके खेल संबंधी क्रियाओं की संख्या में कम हो जाने की जो अधोलिखित कारण है वो आपके 3 हैं, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम लोग चलेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, हमारा अगला पॉइंट है 5वां, आयु वृद्धि के साथ-साथ बालक खेल में कम समय लगता है। यानी कि जैसे-जैसे बच्चे की आयु बढ़ता है, उसके साथ-साथ जो बालक का खेल है उसमें कम समय लगता है। इसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि शिशु तथा छोटे बालक अपने जागरण काल का अधिकांश खेल में ही बिताते हैं। यानी कि जब वो जानने के लायक होते हैं तभी वो अपना अधिकांश खेल में ही समय वो बिताने लगते हैं, ठीक है? और जैसे ही उसकी आयु वृद्धि होती है उसके साथ-साथ बालक के अवकाश में भी कभी आती कमी आती जाती है, ठीक है? कमी आती जाती है। अब उसका कुछ समय पाठशाला में तथा घर के अन्य कार्यों में व्यतीत होता है, इसलिए बालक को खेल क्रियाओं में से कुछ विशिष्ट खेल चुन लेने पड़ते हैं, ठीक है? और बालक अपना ध्यान अब उन खेलों में लगाता है जिनमें उसकी विशेष रुचि हो। यानी कि जैसे-जैसे बालक की वृद्धि हो जाती है उसका बालक का जो खेल होता है उसमें कम समय लगता है। यानी कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसके साथ-साथ बालक के अवकाश में भी कमी आ जाती है, ठीक है? बच्चे को छुट्टी कम मिलती है और उसका कुछ समय पाठशाला में बीतता है, यानी
यानी कि स्कूल में, और कुछ समय उसका घर के अन्य कार्यों में ही खत्म हो जाता है। इसलिए जो बालक होते हैं फ्रेंड्स, उनकी जो खेल क्रियाओं में कुछ विशिष्ट खेल होते हैं उसको वो चुन लेते हैं, और बालक जो अपना ध्यान होता है उन खेलों में ही लगाता है जिसमें उसकी विशेष रुचि, यानी कि जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रुचि होती है जिस खेल में, बच्चा वही खेल खेलता है। ठीक है? तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को 5वां हेडिंग समझ में आ गया होगा। आयु वृद्धि के साथ-साथ बालक खेल में कम समय लगाता है, ठीक है? और अगला पॉइंट है इसमें आपका 6वां, कि प्रत्येक खेल में जोखिम उठाना ही पड़ता है, ठीक है? अब इसके बारे में समझ लीजिए कि जो प्रत्येक खेल है उसमें जोखिम उठाना ही पड़ता है, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? तो इसके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पेड़ पर चढ़ना, ठीक है, साइकिल चलाना, तैरना आदि ऐसे खेल हैं जिनको सीखते समय बालक क्षतिग्रस्त हो सकता है। खेल संबंधी अनेक क्रियाओं में तो बालक जानबूझकर जोखिम भरे खेल खेलते हैं। उन्हें ऐसे ही खेलों में आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है। यानी कि जो प्रत्येक खेल होते हैं, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें कि जोखिम उठाना पड़ता है, जैसे कि आप पेड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, पेड़ पे चढ़ते चढ़ते आप गिर जाते हैं, तो ये सब जोखिम भरा, आपको चोट लग जाएगा। साइकिल चलाना है, स्टार्टिंग में आप सभी लोग जब साइकिल सीखे होंगे तो आप सभी लोगों को चोट जरूर लगा होगा, ठीक है। मैं भी देखिए जब क्लास 8th में पढ़ती थी, ठीक है? तो उस टाइम जब मैंने साइकिल सीखना था तो मेरे यहाँ रेंजर साइकिल थी, ठीक है? आप लोगों को एक स्टोरी बता रही हूँ। रेंजर साइकिल थी, और जब मैंने चलाना उसको स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने अपनी एक फ्रेंड से यानी कि फ्रेंड की साइकिल थी उसके साइकिल से सीखा था। बाद में अपने साइकिल से सीखा। जब अपने साइकिल से सीखा तो मैंने एक बार गिर गई थी, ठीक है? मैं एक बार गिर गई थी और मुझे चोट लगी थी नाखून के, यानी कि जो मेरे पैर के नाखून है वो मेरे उखड़ गए थे, और वहीं चोट लगा और मुझे साइकिल चलाने भी आ गया, ठीक है? तो ये सब क्या होते हैं कि जोखिम उठाना ही पड़ता है खेल में। ये भी एक प्रकार का खेल होता है। क्या होता है कि पहले लोग क्या सोचते हैं, कभी हम लोग छोटे हैं साइकिल चलाना सीख जाएँगे, बाद में जब हमको घर से बाहर 2-4 किलोमीटर दूर जाना होगा तो हम लोग साइकिल से पढ़ने जाएँगे, ठीक है? ये सोच सबकी होती है। तैरना, लोग जैसे कि गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं पोखरे तालाब में नहाने के लिए, ठीक है? तो जब किसी को तैरना ही नहीं आएगा तो वो डूब जाएगा पानी में, ठीक है? तो तैरना सीखना, ये सब भी एक क्या है कि जोखिम भरा खेल होता है। जिनको देखिए सीखते समय बालक क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि चोट लग जाती है तो वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। और खेल संबंधित जो अनेक क्रियाएँ हैं वो बालक में जानबूझकर जोखिम भरे खेल खेलते हैं। उन्हें ऐसे खेलों में आनंद की प्राप्ति होती है। भले ही चोट लगेगा लेकिन वो करेंगे वही काम, ठीक है? तो ये सब आपके 6 पॉइंट में प्रत्येक खेल में जोखिम उठाना ही पड़ता है, ठीक है? कोई भी आप खेल खेलेंगे उसमें एक बार तो आपको चोट लगना तय है, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या कहता है। अगला पॉइंट है आपका खेल में आवृत्ति का अंश रहता है। देखिए खेल में जो आवृत्ति का अंश रहता है इसके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बालक किसी खेल को बार बार खेलना चाहता है। आवृत्ति द्वारा खेलों में निपुणता प्राप्त होने पर बालक खेलों में कई प्रकार की नवीनताएं ला सकते हैं। यानी कि जो खेल में आवृत्ति का अंश रहता है कि जो बालक है उस खेल को बार बार खेलना चाहता है, ठीक है, और उसी के दौरान जो बालक होता है वो निपुणता प्राप्त कर लेता है। यानी कि आप जब एक ही चीज़ को कई बार आप प्रयास करेंगे, ठीक है? कई बार करेंगे तो आप उस क्षेत्र में एकदम दक्ष हो जाएँगे, यानी कि काबिल हो जाएँगे, ठीक है? और उसी खेलों में कई प्रकार नवीनताएँ ला सकते हैं, यानी कि जब आप किसी भी कार्य को करते हैं, जब आप उस कार्य में दक्ष हो जाते हैं, तो आप उसी कार्य में कुछ न कुछ नवीनता ला सकते हैं, ठीक है? तो ये खेल से संबंधित है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी खेल खेल रहे हैं और बार-बार वो खेल खेल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है? क्रिकेट खेल रहे हैं तो पहले आप लोग को स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप बार-बार 1 डेढ़ महीने लगातार कंटिन्यू उस खेल को खेलते हैं, तो बाद में क्या होता है कि आप उस खेल में दक्ष हो जाएँगे। जब आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से वो खेल खेलने आ जाएगा, तो उसमें आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं या फिर कुछ उस खेल में कुछ नया रूप दे सकते हैं, ठीक है? यानी कि नवीनताएँ ला सकते हैं। तो ये आपका खेल में आवृत्ति का अंश रहता है, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगा। अगला पॉइंट होगा, और ये आपका जो बालकों की खेल की विशेषताएँ हैं, ठीक है? इसमें आपका ये लास्ट पॉइंट होगा 8वां, कि खेलों के द्वारा बालक समस्या का समाधान भी करते हैं, ठीक है? बालक खेलों के द्वारा समस्या का समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते रहते हैं। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि 3 वर्ष की एक बालिका गली में किसी कुत्ते को देखकर बहुत डरती थी, ठीक है? घर में वह अपनी माँ के साथ एक खेल खेला करती थी, वह भी, ठीक है, जो बालिका थी वो घर में खेल खेला करती थी, ठीक है? यानी कि जो 3 वर्ष की बालिका थी वो किसी गली में कुत्ते को देख कर के बहुत डरती थी और वो अपने घर में माँ के साथ एक खेल खेला करती थी, ठीक है? और वह भौं-भौं करके, यहाँ पर ये भौं-भौं रहेगा, ठीक है? कुत्ते को देख कर के बात की जा रही है, तो वो भौं-भौं करके दूर से ही आती और कहती, माँ तुझे काट खाऊँगी, ठीक है? और जब माँ के बिल्कुल पास आ जाती तो धीमे स्वर में कहती, मैं अच्छा कुत्ता हूँ, तुम्हें नहीं काटूँगा, ठीक है? इतना कहकर माँ से लिपट जाती और कुत्ते के समान माँ के हाथों और पैरों को काटने लगती।
थोड़े दिन यह खेल खेलने पर उसके मन में कुत्ते के प्रति कोई भय नहीं रहा। जब वह माँ के साथ गली में आती तो कुत्ते को देखकर कहती, माँ यह अच्छा कुत्ता है, कभी कभी नहीं काटता। ठीक है। तो यानी कि जो खेल है उसके साथ साथ आप समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक स्टोरी की तरह लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि 3 वर्ष की एक बालिका गली में किसी कुत्ते को देख करके डरती थी। ठीक है। वो कुत्ते को देख करके डरती थी और घर में वो अपनी माँ के साथ खेल खेला करती थी। वह भी भाव भाव करके दूर से आती और कहती थी कि माँ मैं तुझे काट खाऊंगी। जब माँ के बिल्कुल पास आती तो वो धीमे स्वर में कहती कि मैं अच्छा कुत्ता हूँ, तुम्हें नहीं काटूंगा। इतना कहकर माँ से लिपट जाती और कुत्ते के समान माँ के हाथों और पैरों को काटने लगती थी। ठीक है। और थोड़े दिन यह खेल खेलने के बाद उसके मन में कुत्ते के प्रति कोई भय ही नहीं रहा। ठीक है। यानी कि जो उसके सामने समस्या था वो उसका समाधान खोज ली। ठीक है। और जब वह माँ के साथ गली में आती तो कुत्ते को देखकर कहती, माँ यह अच्छा कुत्ता है, कभी नहीं काटता। ठीक है। तो इस प्रकार से आप खेलों के द्वारा अपनी समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर 8 पॉइंट कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। ये 8 पॉइंट यानी कि जो 8 पॉइंट है ये आप लोग तैयार कर सकते हैं अपना प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल के विशेषताएं। ठीक है। ये आपके 8 विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल के प्रकार। ठीक है। खेल के प्रकार आई होप हम आप सभी लोगों को तो शायद लगभग बताए होंगे। ठीक है। बट चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस वाले यानी कि फर्स्ट पेपर में क्या दिया है, सॉरी सेकंड पेपर में क्या दिया है। ठीक है। वहां पर तो हमने आप लोगों को किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल के प्रकार को पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल के प्रकार है। ठीक है। ये देखिए हर लॉ के अनुसार खेल जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। हम लोग देखिए हर लॉ के अनुसार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ये कमेंट हमें ना करिएगा कि मैम खेल इतने प्रकार के होते हैं तो खेल के प्रकार ये नहीं होते, ये नहीं। ठीक है। आप लोग को क्या करना है, हर लॉ के अनुसार पढ़ना है। यानी कि हर लॉ के अनुसार खेल के कितने प्रकार हो सकते हैं ये आपको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले जो हर लॉक है। ठीक है। इन्होंने देखिए ठीक है, इन्होंने देखिए 4 प्रकार के खेल बताए हैं। ठीक है। सबसे पहला तो उनका स्वप्रेरित खेल होता है, दूसरा उनका कल्पनात्मक खेल होता है, तीसरा उनका रचनात्मक खेल होता है और चौथा उनका क्रीड़ाएँ होती हैं। ठीक है। यानी कि जब बालक चलना सीखता है तो कई प्रकार की क्रीड़ाएँ करता है। ठीक है। यानी कि दौड़ता वगैरह है। ठीक है। तो इस प्रकार से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग स्वप्रेरित खेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके। स्वप्रेरित खेल के बारे में क्या होता है, यानी कि प्रारंभ में जो बालक होता है। ठीक है। जो खेल खेलता है वो क्या होता है, स्वप्रेरित होते हैं। उनमें नियम निष्ठता का अभाव रहता है। ठीक है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो नियम को रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उनको इस चीज को फॉलो करने के लिए उनके अंदर अभाव पाया जाता है, वो नहीं कर पाते। ठीक है। आगे है कि वह जब चाहता है खेलना शुरू कर देता है और वह जब चाहता है खेलना बंद कर देता है। ठीक है। और कुछ महीनों का बालक अपने हाथ पैर को हिला डुला कर खेलता है। उसकी मांसपेशियाँ जो होती है इतनी सशक्त होती हैं कि वह खिलौने को ग्रहण कर सके। ठीक है। और 3 मास के उपरांत यानी कि 3 महीने के बाद उसके हाथों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह खिलौने से खेल सकता है। ठीक है। यानी कि खेल सके। आगे है कि वह खिलौनों को कभी पटकता है, कभी फेंकता है और कभी मुंह में डालता है। इस प्रकार वह संपर्क में आने वाली वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है। और छोटे बालकों में क्रियात्मक समीकरण ठीक न होने के कारण खिलौने आदि टूट जाया करते हैं। यानी कि छोटे बच्चों के क्रियात्मक समीकरण ठीक न होने पर खिलौने क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है। तो स्वप्रेरित खेल से आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड कि जो प्रारंभिक अवस्था में बच्चे होते हैं। ठीक है। वो खुद से ही खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उनके लिए कोई नियम निष्ठता का नहीं होता है। ठीक है। वो जब चाहे तब खेलना शुरू कर देते हैं और जब चाहे खेलना बंद कर देते हैं। और कुछ ही महीनों में बालक जो होते हैं अपने हाथ पैरों को हिला डुला के खेलते हैं और उसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो इतनी सशक्त होती हैं कि वो खिलौने को ग्रहण कर सकती हैं। ठीक है। और 3 महीने के बाद उसके हाथों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो खिलौने से खेल सकता है। ठीक है। चाहे वो खिलौने कभी पटकेगा, कभी फेंकेगा, कभी मुंह में डालेगा। इस प्रकार से वो संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट था फ्रेंड्स स्वप्रेरित यानी कि खुद से बच्चा खेलता है। दूसरा है आपका कल्पनात्मक खेल। ठीक है। यानी कि देखिए अब कल्पनात्मक खेल के अंतर्गत क्या क्या आता है। कल्पनात्मक खेल के अंतर्गत आप ये बोल सकते हैं कि जो बालक है उसके कई खेलों में कल्पना की प्रधानता रहती है। यानी कि जो कल्पनात्मक खेल होती है उसमें बालकों की कल्पना की प्रधानता होती है। ठीक है। और इन खेलों को हम मायाजनक खेल भी कह सकते हैं। ठीक है।
देखिए, इसमें जर्सिल्ड का कथन है कि बालक 1 वर्ष की आयु में ही कल्पना अभिनय करने लगता है। यद्यपि इसका विशिष्ट समय 1 वर्ष की अवस्था है, बालक अपने अन्य साथियों से कल्पनात्मक अभिनय सीखता है। यानी कि जब बच्चा जब 1 वर्ष का रहता है, तभी वो कल्पनात्मक खेल खेलना सीख जाता है। यानी कि खुद से ही वो सोचेगा, खुद से ही थिंकिंग करेगा, ठीक है। यानी कि वो कल्पनात्मक खेल कल्पनात्मक साथियों से अभिनय करता रहता है, ठीक है। यानी कि कल्पना करके आप सभी लोग भी अभी भी कल्पना करते होंगे, तो ये जो कल्पना करने की शक्ति होती है खेल खेल में, ठीक है, वो आपकी 1 वर्ष से ही स्टार्ट हो जाती है। इसमें है देखिए कि बालकों के कल्पनात्मक खेलों में प्रायः अधोलिखित रूप पाए जाते हैं। यानी कि जो कल्पनात्मक खेल होते हैं वो किस-किस प्रकार से होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला इसमें तो होता है आपका पारिवारिक प्रतिरूप, ठीक है? कल्पनात्मक खेल में पारिवारिक प्रतिरूप, जैसे कि आप घर बना रहे हैं, ठीक है? उसे सजा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, परोस रहे हैं माता-पिता के रूप में, छोटे-बड़े बालकों का पालन-पोषण कर रहे हैं। तो ये सब आपका कल्पनात्मक खेल हो जाता है। यानी कि जो दूसरों का देखेंगे, बच्चा खुद से कल्पना करेगा कि नहीं, मैं भी ये सब कार्य कर रहा हूँ, ठीक है? सेकंड पॉइंट आपका होता है वस्तुएँ खरीदना तथा बेचना, ठीक है? जैसे कि बच्चा दुकान पे जाता है, तो दुकानदार लोग को देखेगा कि वस्तुएँ बेच रहा है, खरीद रहे हैं, उसी प्रकार से वो भी कल्पना करके खुद के जीवन में भी वैसा वो करने लगता है। यानी कि वस्तुएँ खरीदेगा, बेचेगा, इस प्रकार से वो खेल कल्पना करके खेलता है। थर्ड है मोटर, रेलगाड़ी तथा नाव आदि की सवारी करना। बच्चा छोटा रहता है, ठीक है? वो कभी टीवी वगैरह में देख लेगा, चलचित्र में कहीं पर भी देखेगा, वो भी कल्पना करके इस प्रकार से मोटर गाड़ी के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी के साथ खेलेगा, ठीक है? और नाव की सवारी कर रहा है, ये सब खेल वो कल्पना करके खेलता है, ठीक है? अगला पॉइंट है इसमें चौथा चौथा है कि पुलिस का सिपाही बनकर चोरों तथा दुष्टों को पकड़ना, ये सब भी कल्पनात्मक खेल है। उसको ऐसा स्टोरी में सुनाया जाता है बच्चे को, या फिर कहीं दिखाया जाता है कि पुलिस था, उसने चोरों को पकड़ा, ठीक है। तो वो भी पुलिस का सिपाही बन करके चोरों तथा दुष्टों को पकड़ना, इस प्रकार के कल्पनात्मक खेल खेलता है। और पांचवा पॉइंट है कि दुष्ट तथा आतताई, ठीक है, दुष्ट तथा आतताई को जान से मार डालना तथा मारने का अभिनय करना या मरने का अभिनय करना, इस प्रकार से वो कल्पनात्मक खेल खेलता है। और आपका लास्ट होगा सैनिक खेल, ठीक है, सैनिक खेल। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो इस प्रकार के कल्पनात्मक खेल होते हैं उसमें बड़े बालकों तथा छोटे बालकों का नेतृत्व करते हैं। यानी कि जो बड़े बालक होते हैं वो छोटे बच्चों का, यानी कि छोटे बालकों का नेतृत्व करते हैं कल्पनात्मक खेल में, ठीक है। अब इसके बाद 2 पॉइंट तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। पहला आपका था स्वप्रेरित खेल, सेकंड था आपका कल्पनात्मक खेल, ठीक है। और थर्ड अब हम लोग पढ़ेंगे रचनात्मक खेल, ठीक है। देखिए, रचनात्मक खेल में क्या होता है कि रचनात्मक खेल के अंतर्गत ये होता है कि जो बार्कर हैं, ठीक है? देखिए, बार्कर एक मनोवैज्ञानिक है, इनका कथन था कि जो 5 से 6 वर्ष की आयु से ही बालक होते हैं, उनमें वो बालकों में वस्तुओं को जोड़ता है या अलग-अलग करता है, यानी कि रचनात्मक प्रवृत्ति के दर्शन होने लगते हैं, ठीक है? यानी कि बच्चा कभी जोड़ेगा, कभी तोड़ेगा, कभी उसको अलग-अलग करेगा, तो यानी कि खुद से वो रचना करता है, नए-नए चीज़ों का निर्माण करता है, ठीक है? वह देखिए भिन्न-भिन्न है, ठीक है? यानी कि रचनात्मक प्रवृत्ति के दर्शन होने लगते हैं, वो भिन्न-भिन्न है। देखिए, खेल-खेल में ही कई वस्तुओं का निर्माण भी करता है, ठीक है? जिन बालकों में वास्तविकता या कल्पना का अंश अधिक पाया जाता है, ये रचनात्मक खेलों में प्रवृत्त नहीं होते हैं। यानी कि जिन बालकों में वास्तविकता या फिर कल्पना का अंश ज़्यादा पाया जाता है, वो लोग, यानी कि वे लोग रचनात्मक खेलों में प्रवृत्त नहीं होते हैं, ठीक है? आगे है कि रचनात्मक खेलों के कई स्वरूप उपलब्ध होते हैं। बालक गीली मिट्टी से या फिर बालू से मकान तथा पहाड़ आदि बनाते हैं, ठीक है। मानकों यानी कि बिट्स से माला बनाते हैं, ठीक है। कैंची से कागज काटकर कई चीजें बना देते हैं। सहसावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में रचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि सहसावस्था की अपेक्षा जो बाल्यावस्था उसमें ज्यादातर रचनात्मकता पाई जाती है। यानी कि सहसावस्था में बच्चे उतने रचनात्मक कार्य नहीं करते हैं जितने कि बाल्यावस्था में बच्चे करते हैं, ठीक है। आगे है कि बालिकाओं के रचनात्मक खेलों में सूक्ष्मता तथा सुकुमारता अधिक पाई जाती है, ठीक है। वे गुड़ियां बनाएंगी, गुड़िया के रंग बिरंगे कपड़े सिएंगी और रंगवार कागज के सुंदर सुंदर फूल बनाएंगी, ठीक है। और जो बालिकाएं हैं वो भी दृश्य अंकित करेंगी, ठीक है। और उनमें हलचल की अपेक्षा प्रशांतता अधिक पाई जाती है। यानी कि जो लड़के होते हैं वो ज्यादा इधर उधर करते हैं, नौटंकी वगैरह, हलचल रहती है, ठीक है। लेकिन लड़कियां क्या होती है, शांति से अपना कार्य करती हैं, लेकिन क्रिएटिविटी उनके अंदर भी होती है, ठीक है। आगे है कि शुरू-शुरू में जब बालक किसी वस्तु की रचना करता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, ठीक है? और सबको वह वस्तु दिखाता फिरता है, परंतु जब बाद में बड़ा होता है तो वह अपनी बनाई गई वस्तु को आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है, ठीक है?
यानी कि जब जो छोटा होता है तो कोई भी अपनी नई वस्तु बनाता है सबको दिखाएगा, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है तो वो आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगता है, ठीक है? अब वो देखिए उनका बखान जगह-जगह नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति उसे देखने आता है तो वह उसे ढक देता है अथवा कई बार तो उसे नष्ट या फिर भ्रष्ट भी कर देता है, यानी कि तोड़-फोड़ के हटा देता है, ठीक है? और जो 5वीं से लेकर के 8वीं कक्षा के बीच यदि बालक किसी हस्त कौशल में प्रवीणता प्राप्त नहीं कर लेता तो उसकी जो रुचि होती है वो धीरे-धीरे लुप्त हो जाती है। यानी कि 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास के बीच यदि जो बालक होता है कोई भी हस्त कौशल में प्रवीणता प्राप्त नहीं करता है, तो जो उसकी रुचि होती है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है? तो ये सब होते हैं आपके रचनात्मक खेल के अंतर्गत, ओके? अगला आपका चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स क्रीड़ाएँ, ठीक है? अब देखिए क्रीड़ाएँ के अंतर्गत क्या आता है, ये आपके हरलॉग जो हैं वो 4 प्रकार के खेल के प्रकार बताए हैं, ठीक है? पहला क्या था स्वप्रेरित खेल, सेकंड था आपका कल्पनात्मक खेल, थर्ड था आपका रचनात्मक खेल और चौथा है आपका क्रीड़ाएँ। देखिए क्रीड़ाएँ के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जब बालक चलना सीख जाता है तो कई प्रकार की क्रीड़ाएँ करता है, ठीक है? देखिए जो मुन्ना नीरज है, ठीक है? मुन्ना नीरज ने जब चलना सीखा तो वह प्रायः किसी किवाड़ आदि के पीछे छिप जाया करता था और आवाज़ लगाया करता था दीदी। फिर किवाड़ से झाँक कर बोल उठता था भात, ठीक है? तो इस प्रकार से क्रीड़ाएँ क्रीड़ाएँ की बात की जा रही है और जब बच्चा देखिए 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक अपने पास-पड़ोस के बालकों के साथ कई प्रकार की क्रीड़ाएँ करता है, ठीक है? तो इस अवस्था में क्रीड़ाओं का स्वरूप बड़ा सरल हो जाता है, यानी कि सरल हो जाता है। उस उनसे कम समय व्यय होता है तथा नियमों की संख्या भी कम होती है और इस आयु में जो खेल खेले जाते हैं, ठीक है? यानी कि इस आयु में जो खेल खेले जाते हैं उनके नाम हैं आँख मिचौली, राम रावण, चोर सिपाही आदि। इस प्रकार के खेल जो होते हैं, ठीक है? क्रीड़ाएँ के अंतर्गत। आप लोग भी देखिए लुक्का-छुपी खेलते होंगे तो ये सब क्रीड़ाएँ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 4-5 वर्ष की आयु में। आगे है कि 5 वर्ष की आयु के उपरांत बालकों की क्रीड़ाओं में शारीरिक कौशलों की मात्रा अधिक होती है, जैसे एक-एक कदम उठाकर चलना, कूदते हुए चलना, गेंद को उछालते जाना, ठीक है? फिर है कि बालक कौन से खेल खेलेगा इस बात पर निर्भर करता है कि उसका क्रियात्मक तथा बौद्धिक विकास कहाँ तक हुआ है। यानी कि जो बालक है वो कौन सा खेल खेलेगा इससे ये पता चल जाता है कि बच्चे का क्रियात्मक तथा बौद्धिक विकास कहाँ तक हुआ है, ठीक है? आगे है कि 11 वर्ष की आयु के बालक प्रतियोगिता संबंधी क्रीड़ाओं में भाग लेता है। अब वह समूह में खेलता है और सहयोग का महत्व समझाने लगता है। किशोरावस्था तक पहुँचते-पहुँचते वह एक अच्छा खिलाड़ी बन जाता है और नियमों का पालन तत्परता से करता है। और क्रीड़ाओं के द्वारा बालक में सामाजिक भावना का विकास होता है, यानी कि क्रीड़ाओं के द्वारा ही जो बालक है उसमें सामाजिक भावना का विकास होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग क्रीड़ाओं के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है? कि कैसे कैसे खेला जाता है, ओके? अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था के विशेष खेल की विशेषताओं के भी बारे में 8 पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? और जो आपके खेल के प्रकार हैं, हर लॉक के अनुसार हम लोगों ने उसको 4 पॉइंट में यानी कि कंप्लीट किया है। सबसे पहला आपका स्वप्रेरित खेल था, ठीक है? सेकंड आपका क्या था? अ, कल्पनात्मक खेल था ना? हाँ, कल्पनात्मक खेल था। थर्ड था आपका रचनात्मक खेल और चौथा क्या था? आपका क्रीड़ाएँ, ठीक है? अब आगे देखिए क्या है? अन्य मनोवैज्ञानिकों ने खेलों का जो वर्गीकरण किया है, उसे इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है, यानी कि जो खेल के प्रकार हैं, कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने वो इस प्रकार से किए हैं, ठीक है? सबसे पहले देखिए खेल है, ठीक है? पहला उसमें खेल में पहला है आपका व्यक्तिगत और सेकंड है आपका सामूहिक। व्यक्तिगत में आपका शारीरिक खेल हो जाएगा और पदार्थों से संबंधित खेल, यानी कि जो बच्चा है, वो व्यक्तिगत अकेले खेलता है, शारीरिक खेल खेलता है और पदार्थों से संबंधित खेलता है, ठीक है? और सामूहिक खेल में पहला तो आपका अनुकरणात्मक खेल होता है, दूसरा आपका आविष्कारात्मक, यानी कि सामूहिक खेल में जो बच्चे होते हैं, एक-दूसरे का देख करके अनुकरण करके खेल खेलते हैं और सेकंड आपका होता है आविष्कारात्मक खेल, यानी कि बच्चा क्रिएटिव होता है, आविष्कार करता है, समूहों में, ग्रुप में मिल करके कुछ नया निर्माण करते हैं, तो ये इसे आविष्कारात्मक खेल कहा जाता है, ठीक है? यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिक देखिए आप खेल के प्रकार वहाँ पर हर लॉक के अनुसार 4 प्रकार भी दे सकते हैं, ठीक है? या फिर आपको वो खेल के प्रकार चारों याद नहीं है, तो आप इसको दे सकते हैं कि खेल 1 मिनट। आप इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ओहो! ठीक है। आप इसको भी देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो खेल है वो 2 प्रकार से होते हैं, व्यक्तिगत, सामूहिक होता है। व्यक्तिगत में आपका शारीरिक खेल होता है और पदार्थों से संबंधित खेल होता है। सेकंड आपका सामूहिक खेल होता है। सामूहिक में पहला आपका अनुकरणात्मक खेल होता है और दूसरा आपका आविष्कारात्मक खेल होता है, ठीक है? अब इसके आगे थोड़ा-सा इसके बारे में हम लोग देख लेंगे क्या लिखा गया है, ठीक है?
इसके आगे देखिए लिखा गया है, एक कंक्लूजन होता है ना, सबको पढ़ने के बाद लास्ट में क्या लिखा जाता है, तो एक प्रकार से ये कंक्लूजन है, हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। देखिए इसमें लिखा गया है कि 2 वर्ष की अवस्था तक बालक अकेला ही खेलता है, ठीक है? वह धरती पर घिसटेगा तथा अन्य कई प्रकार की चेष्टाएँ करेगा। बिल्कुल सही बात है, 2 वर्ष की अवस्था तक बालक अकेला ही खेलता है। वो धरती धरती पर घिसट के खेलेगा, लेट कर खेलेगा, ठीक है? या फिर वो अन्य प्रकार की चेष्टाएँ करेगा। वह देखिए अनेक पदार्थों को पकड़ता है, उन्हें अपने मुख की ओर ले जाता है, ठीक है? उन्हें फेंकता तथा पटक-पटक कर तोड़-फोड़ देता है। ये 2 वर्ष के बच्चे की बात कही जा रही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात ही कही जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है? इसके बाद है कि सामूहिक खेल, ठीक है? देखिए सामूहिक खेल प्रारंभ में अन्य बालकों के अनुकरण मात्र होते हैं, ठीक है? यानी कि सामूहिक खेल में प्रारंभ में जो बच्चा होता है वो केवल अनुकरण मात्र होते हैं, ठीक है? बालक अपनी आयु के अन्य बच्चों का तथा वयस्कों का अनुकरण करता रहता है, ठीक है? अतिस्कारात्मक खेल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? इसमें पहले बालक दूसरे के साथ खेलता है और दूसरे में वह अन्य बालकों के विरुद्ध खेलता है। सबसे पहले तो वो बालक एक दूसरे के साथ खेलेगा, ठीक है? और दूसरा क्या होता है, वो यानी कि जिन बालकों के साथ खेला है उसके बाद वो दूसरे में वो उसके विरुद्ध खेलता है, ठीक है? और देखिए सामूहिक खेलों के द्वारा बालक के बौद्धिक तथा चारित्रिक गुणों का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब आप सामूहिक खेल खेलेंगे तो उसमें आपका जो बौद्धिक खेल यानी कि मेंटली जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है? और जो चारित्र्य यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है, इन सभी गुणों का विकास होता है सामूहिक खेलों के द्वारा, ठीक है? उसमें देखिए उदारता, परोपकार, सहिष्णुता तथा सहयोग की भावना का उद्भव होता है, ठीक है? और सामूहिक खेलों द्वारा बालक में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है, यानी कि जो सामूहिक खेल होते हैं उसको खेलने से बच्चे में आत्मविकास की भावना बढ़ती है, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सेकंड पेपर का क्लास समझ में आ गया होगा, जो आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है? एक बार फिर से क्वेश्चंस को हम पढ़ देते हैं कि क्वेश्चन हमने क्या बोला था, ठीक है? इसमें पहला क्वेश्चन था कि प्रारंभिक बाल्यकाल की देखभाल एवं बाल विकास की दृष्टि से बालकों का खेल की विशेषताएं बताइए, ठीक है? खेल की विशेषताएं हम लोगों ने 8 पॉइंट पढ़ा था फ्रेंड्स। बालक अपनी इच्छा अनुसार खेलता है। सेकंड था आयु वृद्धि के साथ साथ बालकों के खेल में शारीरिक क्रियाओं में कमी आ जाती है। तीसरा ऑप्शन था आपका कि बालक के खेल का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। और आपका फोर्थ था आयु वृद्धि के साथ साथ बालक की खेल संबंधी क्रियाएं संख्या में कम हो जाती हैं। पांचवा था आयु वृद्धि के साथ साथ बालक खेल में कम समय लगाता है। छठवां था आपका प्रत्येक खेल में जोखिम उठाना ही पड़ता है। सातवां था खेल में आवृत्ति का अंश रहता है। और आठवां पॉइंट था आपका लास्ट, खेल के द्वारा बालक समस्या का समाधान भी करते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने फ्रेंड्स प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल के प्रकार पढ़ा था। स्वप्रेरित खेल, कल्पनात्मक खेल, रचनात्मक खेल और क्रीडाएं, ठीक है? फिर इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा हम लोगों ने खेल के प्रकार को पढ़ा था। पहला होता था आपका खेल में व्यक्तिगत खेल, दूसरा होता था सामूहिक, ठीक है? व्यक्तिगत में आपका सबसे पहले शारीरिक खेल आता है, दूसरा आपका पदार्थों से संबंधित खेल आता है। सामूहिक में सबसे पहले आपका अनुकरणात्मक खेल आता है, दूसरा आपका आविष्कारात्मक खेल आता है, ठीक है? इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों ने खेल के बारे में डिटेल में अध्ययन किया है, ओके? तो अभी तक यानी कि जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिए। चैनल है हमारा लर्न विथ अल्पना, और इस चैनल पे फ्रेंड्स आप सभी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों की क्लास डेली की डेली चलाई जा रही है, ठीक है? तो सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम के जरिए, ठीक है? और आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। डेली के डेली आप सभी लोगों के क्वेश्चन पेपर सीरीज यहाँ पर चल रहे हैं। और देखिए जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका हम एक आप लोगों को मैराथन क्लास देंगे, जिसमें सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है? जो कि आपके एग्जाम में 100% श्योर फंसेंगे ही फंसेंगे, ओके? और कुछ क्वेश्चन उसमें श्योर सीरीज से भी संबंधित होंगे, ठीक है? जिन लोगों के पास श्योर सीरीज नहीं है वो लोग नोट्स बनाते रहिए, और जिन लोगों के पास श्योर सीरीज है वो एक बार खुद से भी पढ़े, लेकिन एक बार वो क्लास से भी जरूर जुड़े, क्योंकि क्लास में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं, ठीक है? और सभी लोग फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होते हैं, ठीक है? या फिर कोई न्यूज वगैरह होती है तो वो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ही बताते हैं, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है फ्रेंड्स वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों को दे देंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।